हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी दोस्तों, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए दोस्तों सारी वीडियो। और दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 9 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। आप प्ले लिस्ट में वो भी देख सकते हैं दोस्तों। और ये हमारा अध्याय 10वां है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की कंप्लीट एनसीईआरटी पुस्तकों की वीडियोस मिलेंगी दोस्तों। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए दोस्तों। दोस्तों शुरू करते हैं। अध्याय 10, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ठीक है, तो क्या लिखा है इधर। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। कह रहे हैं दोस्तों, इन जो मानचित्र हैं दोस्तों यहाँ दिए गए हैं, इन मानचित्रों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको और हम लोगों को, मतलब जो पढ़ रहा है यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हमें पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में पढ़ना ही है हमें। आगे कह रहे हैं कि गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों की उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। कह रहे हैं कि हम लोगों से बोल रहे हैं कि ध्यान दीजिए कि जो नए राज्यों का उदय हुआ उनकी वजह से मौर्य साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे भी। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी कि ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था उन्होंने। ठीक है, वो भारत के पूर्वी हिस्से को हड़पने में सफल हो गए। ठीक है, मुगलों से उन्होंने ये भारत का पूर्वी हिस्सा छीन लिया, ये यूं कह सकते हैं। ठीक है, ये मानचित्र जो दिए गए हैं, ये मानचित्र हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये बदलाव का दौर था दोस्तों। क्यों बदल रहा था उसके बारे में हमें पढ़ना है ना। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटी तौर पर 1707 से, यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तब से 1761 तक, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पढ़ना है कब से, 1707 से लेकर 1761 तक। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैप में थोड़ा देखते हैं क्या अंतर है इसमें, क्या लिखा है, क्या छपा है, क्या है इसमें। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है मुगल साम्राज्य का मैप। ठीक है, जिस समय मुगल शासन कर रहे थे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये है दोस्तों लाहौर, पानीपत, दिल्ली। ठीक है, तो ये क्षेत्र था सिख क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर भी मुगल का क्षेत्र था। जैसे कि हम इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे केंद्र में कोई शक्ति है, कोई सत्ता है, कोई पावर है, उसके द्वारा राज्यों में उसके जो शासक होते हैं उससे जूनियर उन्हें नियुक्त कर दिया जाता है, ताकि वो उन क्षेत्रों को संभालें, वहाँ से कर वसूलें। ठीक है, वहाँ से टैक्स वसूलें, वहाँ से खाद्यान्नों की जो फसलों पर जो टैक्स लगते हैं, खाद्यान्न है जो राजकोष में जो जो भी जरूरत है राजकोष की, वो वहाँ से वसूलें और वहाँ का शासन चलाएं। ठीक है, और वहाँ से जो भी कुछ मिलता है केंद्र में दें। ठीक है, यानी कि मुगलों का जो प्रमुख है उसको। ठीक है, तो ये होता था। तो सिख क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है दोस्तों, मुर्शिदाबाद ये बंगाल का क्षेत्र है दोस्तों, और ये जाट, ये जयपुर, दिल्ली, भरतपुर, आगरा ये क्षेत्र था दोस्तों, छोटा सा था। ये बड़ौदा, मालवा का क्षेत्र है दोस्तों, मालवा भोपाल, जो आज के समय भोपाल है। ठीक है, पूना, ये सब बड़ौदा क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा क्षेत्र था दोस्तों।
ये हैदराबाद निज़ामों का क्षेत्र था दोस्तों। वहाँ पर भी निज़ाम उनके द्वारा नियुक्त किए गए थे दोस्तों, मुगलों के द्वारा। नहीं सॉरी, बाद में वो स्वतंत्र हो जाएंगे, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये मतलब पुराना मैप है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये डैश डैश की लाइन है दोस्तों। ये देखिए, इस लाइन से दक्षिण में, इस लाइन के दक्षिण में कभी मुगल गए ही नहीं है ना। वो मुगलों ने उस क्षेत्र को कभी जीता ही नहीं है। जो इस क्षेत्र में ये दिख रहा है ना, ये थोड़ा हल्का हल्का पीला, ये क्षेत्र मुगलों ने कभी नहीं जीत पाया। ठीक है, या उसकी उस साइड वो गए नहीं हो, इसमें ये भी वजह हो सकती है। ठीक है, और ये देखिए ये क्षेत्र, इसके ये थोड़ा थोड़ा पीला सा, हल्का पीला सा दिख रहा है, ये क्षेत्र मुगलों की पहुंच से बाहर था। ठीक है दोस्तों, ये और नॉर्थ ईस्ट का कुछ हिस्सा, मतलब कुछ हिस्सा नहीं कह सकते, लगभग 60% हिस्सा मुगलों की पहुंच से दूर था। ठीक है दोस्तों, तो ये मुगलों का क्षेत्र था दोस्तों, सीमित। और आगे देखते हैं ये दोस्तों, ये अंग्रेजों की आने के बाद जो अंग्रेजों ने यहाँ पे जो मुगलों को हरा कर, या यूं कहें मुगलों से छीन लिया दोस्तों, या कुछ भी और वजह हो सकती है, युद्ध वगैरह जीते तो उनकी वजह से। ठीक है, ये क्या है, देखिए ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र मध्य 18वीं शताब्दी की मध्य का। ठीक है, ये देखिए बिहार का क्षेत्र है, मुर्शिदाबाद, बंगाल, ढाका। जी ढाका दोस्तों उस समय भारत का हिस्सा था, यानी बांग्लादेश। ठीक है, तो ढाका भी आएगा, ये कोलकाता। और ये देखिए तटीय इलाके, ये दोस्तों तटीय इलाकों पर इसलिए कि वहाँ से वो अपना बंदरगाह के रूप में यूज करती थी, और वहाँ से सामान, जो कुछ भी कच्चा माल था या जो कुछ भी पैदावार होती थी, वो अपने देश ले जाती थी, यानी ब्रिटेन ले जाती थी। ठीक है, और काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र भी थे दोस्तों ये, इसलिए भी यहाँ पे अधिक उनका फोकस था अंग्रेजों का। ठीक है, ये देखिए उत्तरी सरकार जो आज उड़ीसा है, हैदराबाद का क्षेत्र है कुछ। ठीक है, झारखंड वगैरह भी कुछ कुछ आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये मछलीपट्टनम, यहाँ उन्होंने फैक्ट्रियाँ खोली थी अपनी व्यापार के लिए, और फिर धीरे धीरे वो मतलब धीरे धीरे खोखला करते गए हमारे देश को, है ना। ऐसे ही किया ना, आगे कुछ और अच्छे से पढ़ेंगे जब एनसीईआरटी की जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छी सी कंटेंट दी गई है। आप दोस्तों बस इस पर फोकस बना कर रखिए, और कंटिन्यूटी से हमारी सारी वीडियो देखिए दोस्तों, है ना। बहुत बेहतरीन कंटेंट है हमारे जो एनसीईआरटी पुस्तकें होती हैं उनमें। ये देखिए पांडिचेरी, ये फ्रांसीसी की अधीन था दोस्तों। ठीक है, ये त्रावणकोर, ये दोस्तों अलग स्वतंत्र था, यहाँ पर किसी ने शासन कर ही नहीं पाया लगभग, मतलब मुगल ना ही अंग्रेज दोस्तों। ठीक है, कुछ कुछ से मतलब जीत लिए हैं, लेकिन इस क्षेत्र को मतलब स्वतंत्र ही रहा ये दोस्तों, है ना। ये देखिए पुर्तगाल, गोवा जो पुर्तगालियों के अंतर्गत था गोवा। ठीक है दोस्तों, ये भी ब्रिटिश मुंबई का क्षेत्र था, ये ब्रिटिश के अधीन था दोस्तों, उन्हीं के अंडर था दोस्तों, है। इसमें इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। ये भी उन्हीं का, ये पूर्वी क्षेत्र था दोस्तों, ये पश्चिमी क्षेत्र था, ब्रिटिश वासियों के अधीन, है ना। धीरे धीरे यहाँ भी आए वो, है ना। ठीक है, ये खास कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ पढ़ना है हमें, ये यहाँ से दोस्तों महत्वपूर्ण बातें शुरू होती हैं। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। तो दोस्तों कह रहे हैं कि मुगल साम्राज्य और मुगलों की जो अधीन, जो मुगलों के सामने जो वो चेतावनी के रूप में, या यूं कहें कि उनके सामने संकट, या यूं कह सकते हैं उनकी उनको मतलब शिकस्त देने के लिए जो वो आए ना, कौन तो अन्य शासक यानी ब्रिटिश ही मान लेते हैं। तो उन्होंने क्या क्या चेतावनी दी, उन्होंने क्या क्या उनके सामने चुनौती पेश की, उन्हें क्या क्या शिकस्त दी दोस्तों, ये सब मतलब उनको हराने की क्या क्या वजह हो सकती है मुगलों के पतन की जो जो कारण है, वो सब हमें पढ़ना है यहाँ पे, है ना। अब आगे आते हैं, सही सी मुद्दे पे फोकस करते हैं दोस्तों। बाकी हमने वहाँ ऊपर जो कुछ भी पढ़ा वो हमें इतना महत्वपूर्ण नहीं था। अध्याय 4 में आपने देखा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था। तो दोस्तों आपने देखा है, अगर नहीं देखा तो देख लें प्लीज। और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत से ही उनके सामने संकट पैदा हो गए थे। किसके सामने? मुगलों के सामने दोस्तों। आगे कह रहे हैं ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 में
लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था दोस्तों। किसने? औरंगजेब ने। जो दक्षिण में जो उसने युद्ध अभियान किए थे दोस्तों, जो भी मतलब उसने युद्ध करने की सोची या युद्ध अभियान शुरू किए दोस्तों, ठीक है, तो उसने बहुत अधिक धन खर्च कर दिया था उसमें, ठीक है। इसके बारे में बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त हो गई और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को बस में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। तो दोस्तों कह रहे हैं कि जो मुगलों के जो कौन थे मनसबदार, शक्तिशाली, जो मतलब केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गई, मतलब जो उनके क्षेत्र थे दोस्तों, जैसे कि उनके अधीन जो क्षेत्र थे जो उन्होंने जीते हुए थे उनके द्वारा, वो क्षेत्र केंद्रीय सत्ता से दूर होने लगे थे दोस्तों। केंद्रीय सत्ता की पहुंच से दूर होने लगे थे, यानी कि वो केंद्र में बैठते थे तो एक क्षेत्र बगावत कर देता था। अगर उस क्षेत्र को देखने चले गए तो दूसरा क्षेत्र बगावत करने लगता था। वहाँ के लोग, वहाँ के जो मनसबदार वगैरह थे, वहाँ के जो जमींदार लोग थे वो, है ना, या वहाँ की जो लोकल जनता थी दोस्तों, है ना, वो कहने का मतलब है जैसे कि हम उदाहरण में समझें, जैसे पूर्वी क्षेत्र उनके कब्जे में है, पश्चिमी क्षेत्र भी कब्जे में है। पूर्वी क्षेत्र को संभालना शुरू किया तो पश्चिमी क्षेत्र में भी विद्रोह हो गया, पश्चिमी क्षेत्र को संभालना शुरू किया तो तब तक दक्षिणी क्षेत्र में विद्रोह हो गया। इस तरह से उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मुसीबतें देखनी पड़ी, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी तथा फौजदारी दोनों का कार्यक्रम कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे दोस्तों, है। तो जो सूबेदार थे दोस्तों, जो उन्होंने नियुक्त किए थे दोस्तों, किसने? तो मुगलों ने, ठीक है। तो वो क्या क्या करते थे? तो दीवानी एवं फौजदारी दोनों पर नियंत्रण रखते थे दोस्तों, ठीक है। दीवानी फौजदारी आपने नहीं देखा तो ऊपर अध्याय में जाकर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से समझा गया है, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गईं। जो उनके पास जो शक्तियां थी दोस्तों, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई थी दोस्तों। किसको? तो मुगलों को। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाली राजस्व की मात्रा में कमी आई। कहने का तात्पर्य ये दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि मुगलों के द्वारा जो नियुक्त किए जाती थी, कौन? तो जो सूबेदार वगैरह है, जमींदार वगैरह होते थे, तो वो जैसे कि बता रहे हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां उनके पास आ गई थी। तो वो क्यों केंद्र की सत्ता को मतलब अपने ऊपर मानेंगी? वो तो स्वतंत्र होने की कोशिश करेंगे ना। तो उनके पास जब तीनों शक्तियां हैं, वो तीनों शक्तियों का संचालन कर रहे हैं, पूरी तरह से उसको देख रेख कर रहे हैं उसकी, तो वो तो स्वतंत्र होने की कोशिश करेंगे ना। तो ऐसे ही उन्होंने स्वतंत्रता मतलब महसूस की। उन्होंने सोचा कि क्यों हम केंद्र में जाकर अपना हाजिरी दें, क्यों केंद्र को ये सब वसूल कर करके दें, है ना। तो इस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता महसूस की और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बगावत की और स्वतंत्र हुए भी दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाली राजस्व की मात्रा कमी हो गई, यानी कि उन्होंने जितना भी वसूल करते थे वो दोस्तों, तो वो अब श्रम रखने लगे दोस्तों, केंद्र में कम देने लगी, या यूँ कहे ना ही देने लगे, देना बंद कर दिया, है ना। पहले उन्होंने कम किया देना और फिर उसके बाद बंद कर दिया होगा, है ना, ऐसा ही किया होगा। उत्तरी एवं पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुई जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। जो बोल रहे हैं दोस्तों, जमींदार और किसानों के विद्रोह होना शुरू हुए और कृषक आंदोलनों ने इस समस्या को और भी बढ़ा दिया। जो मुगलों की सत्ता का पतन का जो मेन कारण है दोस्तों, विद्रोह। तो किसान विद्रोह है, जमींदारों के विद्रोह, और जो छोटी मोटी जो जमींदार हुआ करती थी दोस्तों, छोटी मोटी या यूं कहें बड़ी जमींदारों ने किया
आंदोलन और या यूँ कहें विद्रोह तो मुगलों के द्वारा नियुक्त की है पदाधिकारियों से, ठीक है। पदाधिकारियों ने भी दोस्तों शुरू किया होगा। एक सिंपल भाषा में समझाती हैं आप दोस्तों, आप समझ रहे होंगे या नहीं। जैसे कि मुगलों की केंद्र में सत्ता थी, वो उसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे राज्यों में, क्षेत्रों में, ठीक है। तो जब क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण होने लगा, उनको सारी शक्तियां मिलने लगी, या यूं कहें कि मुगल की पहुंच राज्यों से धीमी होने लगी, तो मुगलों के द्वारा जो नियुक्त किए जाती थी राजा पदाधिकारी, वो स्वतंत्र महसूस होने लगती थी। मतलब उन्होंने कहा चलो हम अपना स्वतंत्र राज्य बना लेते हैं। उन्होंने स्वतंत्र राज्य बना लिया। धीरे धीरे कुछ समय बाद उनके अधीन जो थे जमींदार या यूं कहें कि सूबेदार वगैरह होते थे, जो मुगलों के पदाधिकारियों के अधीन, वो भी खुद को स्वतंत्र महसूस करने लगती थी, वो विद्रोह करने लगी। उनसे विद्रोह कौन करता था? जो जमींदार होते थे उनसे छोटे जमींदार विद्रोह करने लगती थी, है ना, आंदोलन करने लगती थी, ठीक है। और वो जो छोटे जमींदार होते थे उनसे कौन विद्रोह करने लगता था? तो उनसे विद्रोह करने लगती थी जो छोटे मोटे किसान होते थे, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे मतलब विद्रोह धीरे धीरे होते रहे। इस तरह से जो केंद्र की सत्ता थी बहुत कमजोर हो गई। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों ने के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश भी की थी। तो मतलब वही बात है जो मैंने बताया। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र की आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक एवं आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों और स्थानीय सूबेदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ गई थी दोस्तों। वही मैंने बताया ना, प्रांतीय सूबेदार, उसके बाद स्थानीय सूबेदार, उनके हाथों में आ गई थी दोस्तों, है ना, जो सत्ता थी। आगे कह रहे हैं औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे रोक न सके, जो ईमानदार होंगे मुगलों के प्रति, औरंगजेब के प्रति, वो नहीं रोक पाए। और बाकी तो वो भी स्वतंत्र होने ही लगे थे दोस्तों, है ना। आगे अच्छे से देखेंगे क्या है। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां, ये देख लेते हैं क्या है। एक तत्कालीन लेख ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इस शब्दों में किया है। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। बड़ी जमींदार थे दोस्तों, निस्सहाय और निर्धन हो गए। क्यों? उनकी उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते थे, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता था। उनके स्थानीय गुमास्ते, मतलब छोटे उनके जो चेले चपाटे होंगे, गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथों की कठपुतली बनी रहती रहती हैं। जैसे कि संपूर्ण किसान अपने ऋणदाताओं के बस में रहता है। जैसा कि किसान है जो किसान जिससे कर्ज लेता है उसकी कठपुतली बनकर रहता है, उसी तरह से उसकी गुमास्ती किसानों की कठपुतली बन नहीं रहेगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि अ, जब जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता, इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका था। धीरे धीरे उसका प्रशासन चकनाचूर होने लगा कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है दोस्तों। मानो किसान ने अपना विद्रोह करने वाले किसान अपनी फसल से 2 फसलें करते थे और वो अपने पास स्वयं रखते थे दोस्तों, है ना। ये मतलब तात्पर्य है इनका कहने का। आगे कह रहे हैं कि लेकिन उनके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता था दोस्तों। हम कह रहे हैं कि जो क्यों देंगे वो अपनी जमींदार मालिक को, क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो अपने आप को मतलब विद्रोह करके स्वतंत्र होने लगी दोस्तों। ज़्यादा करोगी मतलब ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो विद्रोह करेंगी, और विद्रोह करने के बाद तो क्या होता है आप जानते ही है ना। तो जब किसान छोटे छोटे किसान जमींदारों से विद्रोह करने लगी थी, है ना। और जितनी भी फसल पैदा होती थी 2 फसलें उगाती थी तो वो अपने पास रखते थे, है ना। तो जमींदार बेचारे गरीब होते गए, है ना। आगे कह रहे हैं कि ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसी रख सकती हैं? तो ठीक है, सही बात है ना। जब किसानों से टैक्स कर और खाद्यान्न उन्हें मिल ही नहीं रहा है तो वो सशस्त्र सेना किस तरह से रखेंगे? सेना के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, है ना। उनको टैक्स भी वो सॉरी टैक्स के रूप में जो धन मिलता है तो वो सेना को वेतन भी देंगे, है ना। तो ये मिलना बंद हो गया, इसलिए इस तरह से वो सेना भी नहीं रख पाते होंगे जो जमींदार होते थे वो। जिनकी उससे आशा की जाती थी, वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलती थी और घुड़सवारों को जो इनके ठीक पीछे चलती थी, पैसा कहाँ से देंगी? वही बात है, आप समझ रहे हैं।
तो पैसा ही नहीं बचा उन जमींदारों के पास अपने सैनिकों को देने के लिए, तो वो कहाँ से सैनिक रखेंगे, कहाँ से फिर वो और अन्य कार्य करेंगे, है ना। तो ये आगे देखते हैं क्या करें। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बाद इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। तो इसी समय 1739 में एकम 40 में दिल्ली पर आक्रमण किया। किसने? नादिर शाह ने। आप ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों, मैंने इसलिए थोड़ा जोक के रूप में बात बोल दी। एकम 40 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, ठीक है दोस्तों। और वहाँ से जो कुछ भी मिला धन दौलत, यानी जो कुछ भी का बहुत ही अधिक मात्रा में धन दौलत मिला था उसे, तो वो लूट कर ले गया दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने के आक्रमण का तांता लगा रहा। तो नादिर शाह के बाद दोस्तों कौन आया? तो नादिर शाह के बाद आया अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थोड़ा देखते हैं नादिर शाह ईरान का था दोस्तों, ठीक है। ईरान का नादिर शाह था दोस्तों, और अफगान का अहमद शाह अब्दाली था दोस्तों। ये थोड़ा याद करने के लिए मैंने देख लिया। आगे देखते हैं। तो उसने क्या किया? उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई दोस्तों। देखिए 5 बार अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान से आया था, उसने 5 बार आक्रमण किया दोस्तों और भयंकर लूटपाट मचाई। और क्या जीता? तो दोस्तों देखते हैं नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। देखिए नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। उनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा था उसका वर्णन इस तरह से किया है। 60 यानी 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए की सोने की बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए की गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया। कौन? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है दोस्तों। ये देखिए नादिर शाह ले गया। नादिर शाह जो दोस्तों ईरान का था, ठीक है। जवाहरात और इन चीजें ले गया, जिसमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जैसे कि तख्ते ताउत यानी मयूर सिंहासन का नाम दोस्तों तख्ते ताउत था दोस्तों, ठीक है। इसकी तुलना कोई नहीं कर सकता था दोस्तों। बहुत ही कीमती थी दोस्तों, मयूर सिंहासन बहुत ही कीमती था। आप इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं दोस्तों, या गूगल करके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। या मैं कभी इसके बारे में स्वयं वीडियो बनाकर डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना मतलब धन दौलत ले गया कहाँ से? हमारे भारत से, ठीक है। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है दोस्तों। ये भी एक और वृत्तांत यानी कि एक लेख और मिला है, या एक साक्ष्य और मिला है दोस्तों, ये यूँ कह सकते हैं। एक अन्य, हाँ, जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। तो दोस्तों कह रहे हैं कि जो बहुत ही जिस समय किसी समय जिनका बहुत ही बोलबाला था, बहुत ही दबदबा था, बहुत ही जिनकी इज्जत की जाती थी, वो अब बिल्कुल अलग कर दिए गए थे। उनकी कोई इज्जत नहीं थी, उनकी कोई मतलब सुनता ही नहीं था, है ना। और उनको एक अलग कोने में डाल दिया गया था दोस्तों ने, है ना। उनके जो आने वाली पीढ़ियों की जो या यूं कहें उनकी जो गुलामों ने, या यूं कहें कि उनके चेले चपाटों ने उनकी इज्जत करना बंद कर दिया, है ना। आगे कह रहे हैं उन्हें पानी तक भी नसीब नहीं होता था, और अलग थलग कोनों में निकाल के डाल देते। आगे कह रहे हैं कि आप समझ चुके हैं क्या कहना है। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाती थी दोस्तों, अब नंगी घूमने लगी दोस्तों। कह रहे हैं कि जो बहुत ही वीआईपी लोग होते थे एक समय में,
अब वो नंगी घूम रही थी, जो बहुत ही मतलब कपड़े का मतलब रोज कपड़े बदलती होंगी और कपड़े की एक तरह से फैशन करती थी दोस्तों। ठीक है, वो नंगी घूम रही थी, उनके पास कपड़े तक नहीं थे पहनने के लिए। ऐसी हालात हो चुकी थी दोस्तों, किनकी? तो मुगलों की, वंशजों की कह सकती है, या मुगलों की। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, अब वे बेघर हो गए थे दोस्तों। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया था दोस्तों। शाहजहानाबाद दोस्तों एक समय बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों, वो अब मलबे का ढेर बन गया था दोस्तों। ठीक है, नादिर शाह ने तब शहरों के पुराने मोहल्लों एवं मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ सारी की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। उस समय जब नादिर शाह ने दोस्तों इन शहरों पर हमला किया, इन शहरों को लूटा, इतना लूटा कि वहाँ पे कुछ भी छोड़ा नहीं दोस्तों। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों की विभिन्न समूहों की पारंपरिक प्रतिद्वंदता ने उसी और भी कमजोर बना डाला। मतलब कह रहे हैं कि जो साम्राज्य था उनका, मुगलों का, उन पर दबाव पड़ रहा था, विद्रोह हो रही थी और ब्रिटिश लोग भी आ चुके थे, वो भी उनको युद्ध में मतलब लगाए हुए थे, है ना। और आगे कह रहे हैं कि अभिजातों की विभिन्न समूह की पारंपरिक प्रतिद्वंदता ने उसे और भी कमजोर बना दिया है। यानी कि जो अभिजात वर्ग, यानी कि जो और भी जो उनके विद्रोह करने वाली थी दोस्तों, उन्होंने उन्हें और भी कमजोर बना दिया। ये दो अभिजात ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे। कौन से अभिजात दोस्तों? तो देखिए, ईरान और तुरानी, तुर्क मूल के ईरान और तुरानी तुर्मुल की। ठीक है, ये दो गुट थे दोस्तों, काफ़ी परेशान कर रही थी मुगलों को, काफ़ी उनकी सत्ता को चुनौती दे रही थी, युद्ध में भी लगाए हुए थे दोस्तों, है ना। और इधर ब्रिटिश लोग जो ब्रिटेन से आए हुए थे, जिन्होंने मतलब बंगाल के क्षेत्र को, मुंबई के क्षेत्र को और अन्य भारत के तटीय क्षेत्रों को एक तरह से अपना बेस बना लिया था, वो भी मुगलों पर एक तरह से आक्रमण कर रही थी दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं कि बादशाह, सॉरी, इधर देखते, काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनसे इनमें से एक या दूसरे समूह की हाथ की कठपुतली बनी रहे। तो दोस्तों कह रहे हैं कि मुगलों की जो वंशज मान सकती हैं, वो किसके कठपुतली बनी रहे? तो ईरानी और तुरानी के। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों, यानी कि फर्रुखसियार 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या हो गई। यानी कह रहे हैं कि बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब मुगलों की वंशज थी दोस्तों मुगलों की, इनका नाम था फर्रुखसियार और आलमगीर द्वितीय, इनकी हत्या हो गई। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि दो अन्य बादशाहों अहमद शाह 17 से 1754 और शाह आलम द्वितीय को उनकी अभिजातों ने अंधा कर दिया दोस्तों, है ना। तो ये जो दो शासक थे दोस्तों, शाह आलम, सॉरी, अहमद शाह और शाह आलम, इन दोनों को इनके अभिजात, यानी कि शत्रु कह सकती है, या इनकी जो कोई भी मतलब शत्रु ही है दोस्तों, जब इनको अंधा कर रहा है तो दोस्तों इन्हीं के अभिजातों ने, विद्रोह करने वालों ने इनको अंधा कर दिया। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि नए राज्यों का उदय देखते हैं दोस्तों, किस तरह से हुआ, क्यों हुआ और उसके क्या रीजंस थे दोस्तों। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ बड़े बड़े प्रांतों की सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली दोस्तों। कह रहे हैं मुगल सत्ता के पतन के साथ साथ बड़ी प्रांतों की सूबेदार जो थे दोस्तों और जमींदार थे, उन्होंने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति प्रबल कर ली दोस्तों। वही मैंने बताया ना कि वो
अपनी शक्ति प्रबल इसलिए बना रहे हैं कि उन्होंने देख लिया कि मुगल सत्ता अब कमजोर पड़ रही है, हम यहाँ पर शासन करने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। और हम यहाँ पे मतलब शासन करेंगी और अपना खुद की सरकार चलाएंगी, मतलब खुद शासन करेंगी। और मुगल तो शासन अब करने लायक नहीं रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सत्ता की भूख हर किसी को अपने कब्जे में कर ही लेती है, तो वही उन्होंने भी किया। सूबेदार और जमींदारों ने उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में शक्ति प्रबल बना ली। आगे कह रहे हैं 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मुगल शासन साम्राज्य था जो बिखर गया दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं 18वीं शताब्दी, मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी की राज्यों को तीन परस्पर व्यापी समूह में बांटा जा सकता है। जो 18वीं शताब्दी है दोस्तों, उसको तीन भागों में बांटा जा रहा है। तो देखते हैं किन किन भागों में बांटा जा रहा है। तो अवध, बंगाल और हैदराबाद, ठीक है। अवध, बंगाल और हैदराबाद, देखिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से फैक्ट निकलती हैं दोस्तों, यानी यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनती है। तो आगे कह रहे हैं जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थी दोस्तों, जो केंद्र की सत्ता के अधीन थी दोस्तों, कौन कौन, तो अवध, बंगाल और हैदराबाद, वे अब स्वतंत्र हो गए थे दोस्तों। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। जो क्षेत्र थे दोस्तों, जी तीन क्षेत्र जो मेरे प्रमुख क्षेत्र बताए जा रहे हैं, इन्होंने मुगलों जो केंद्र सत्ता से अपने संबंध नहीं तोड़े, लेकिन स्वतंत्र भी महसूस करती थी, खुद को स्वतंत्र भी बताती थी दोस्तों, है ना। तो अवध क्षेत्र हो गया, सॉरी अवध और बंगाल हो गया, ठीक है। और दूसरा, ऐसी राज्य जो मुगलों के पुराने शासन काल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थी दोस्तों। ऐसी राज्य जो मुगलों की इस पुराने शासन काल में वतन जागीर के रूप में काफी स्वतंत्र थी। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे तथा तीसरी श्रेणी में मराठा, सिखों तथा जाटों की राज्य आती थी। ये विभिन्न आकार के थे और इन्हें कड़ी और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली। तो दोस्तों इन्हें हम अच्छे से देखते हैं अभी एक बार। तो देखिए मोटे तौर पर यहाँ कह रहे थे क्या कह रहे थे, मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी की राज्यों को तीन परस्पर व्यापी समूह में बांटा जा सकता है, बड़े समूह में बांटा जा सकता है। पहला क्षेत्र था दोस्तों, एक बार अच्छे से देख रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये जो क्षेत्र थे दोस्तों, ये तीनों क्षेत्र मुगलों के वे क्षेत्र थे जहाँ राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे, जो मुगलों के प्रांत थे दोस्तों, और ये हालांकि इन्होंने मुगलों से संबंध नहीं तोड़े। किनने, तो अवध, बंगाल और हैदराबाद ने, इन्होंने मुगलों से संबंध नहीं तोड़े, लेकिन ये स्वतंत्र थे दोस्तों, है ना। मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े थे इन्होंने, ठीक है। और दूसरा कौन सा क्षेत्र था दोस्तों, तो ये ऐसी राज्य जो मुगलों के पुराने शासन काल में वतन जागीर के रूप में काफी स्वतंत्र थी दोस्तों। ये मुगलों से संबंध बनाए रखे थे दोस्तों इन्होंने, जागी मुगलों से पुराने संबंध, मतलब इनकी पुराने संबंध थे दोस्तों, ये राजपूत भी आते हैं इन्होंने, इनकी मुगलों से संबंध है दोस्तों। और क्या कह रहे हैं कि ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासन काल में वतन जागीर के रूप में काफी स्वतंत्र थे दोस्तों। इनमें कई राजपूत प्रदेश थे दोस्तों, इनके संबंध है दोस्तों मुगलों से। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे मतलब अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और तीसरी सीढ़ी ये थी दोस्तों, इनमें मराठा, सिख और जाट थी दोस्तों, ठीक है। तो ये विभिन्न आकार की थी, इन्होंने संघर्ष किया मुगलों के साथ और स्वतंत्रता मतलब मुगलों से स्वतंत्रता छीनी, इन्हें स्वतंत्रता लड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की थी दोस्तों, है ना। और आगे देखते हैं पुराने मुगल प्रांत दोस्तों, पुराने मुगल प्रांतों को देखते हैं अब। पुराने मुगल प्रांतों में जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उदय हुआ, उनमें से तीन राज्य प्रमुख थे दोस्तों, कौन से, तो अवध, बंगाल और हैदराबाद, ठीक है। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे दोस्तों। किसके द्वारा, उच्च मुगल अभिजात, यानी मुगलों की जो
मुगलों के द्वारा जो नियुक्त की जाती थी, मुगलों की काफ़ी करीब मानी जाती थी। ठीक है, उनके जो द्वारा उनको यहाँ नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, कहाँ पर? तो अवध, बंगाल और हैदराबाद में। ये काफ़ी संपन्न क्षेत्र थे दोस्तों। ठीक है, आगे कह रहे हैं ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक इन जो तीनों राज्यों के संस्थापक कौन कौन थे दोस्तों, ये देखिए नाम। तो शहादत खान जो अवध में था दोस्तों, शहादत खान दोस्तों अवध में शासन कर रहा था। और मुर्शिद कुली खान ये बंगाल में शासन कर रहा था दोस्तों। और आसफ जाह ये हैदराबाद में शासन कर रहा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं। तो शहादत खान ये अवध का शासक था दोस्तों। और मुर्शिद कुली खान ये बंगाल का शासक था दोस्तों। और आसफ जाह ये हैदराबाद का संस्थापक था दोस्तों। हैदराबाद में शासन कर रहा था दोस्तों। और ये किसके अधीन थे दोस्तों ये तीनों? तो मुगलों के अधीन थी। ठीक है, मुगलों की, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, केंद्र में किसी से कोई सत्ता है, उसने राज्यों में अपनी मतलब केंद्र में कोई प्रधानमंत्री है दोस्तों, और उसने राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त कर दिया दोस्तों। ऐसे ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, जिसका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। ये दोस्तों मुगलों के दरबार में ऊंचा स्थान रखते थे दोस्तों। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य एक ही पार्टी के, जैसे कि मान के चलती हैं, हम आज की दौर को देख कर चलती है। तो आज में दोस्तों, आज के दौर में दोस्तों क्या है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और उसी प्रकार राज्यों में जो बीजेपी की सरकार है दोस्तों, तो वो उनका जो प्रधानमंत्री है केंद्र में बीजेपी के, नरेंद्र मोदी जी। और उनके जो राज्यों में उनकी उन्हीं की पार्टी की बीजेपी की सरकार है। तो वो उनकी केंद्र में अच्छी पहुंच होगी ना, तो वही बात थी। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऊंचा स्थान था दोस्तों, है ना। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जाह और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7,000 जात का दर्जा मिला हुआ था दोस्तों। 7,000 का जात का दर्जा, यानी कि आगे देखें क्या है ये। जबकि सादत खान की जात का दर्जा 6,000 था दोस्तों। ये थोड़ा कम विश्वास होगा इन पर, कुछ और वजह होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हैदराबाद पर अच्छे से फोकस करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं क्या है। हैदराबाद निजाम और मुल्क आसफ जाह। ठीक है दोस्तों, ये पूरा नाम है उनका। 1724 से 1748 तक इसने शासन किया दोस्तों, या यूँ कह सकते हैं कि इनका कार्यकाल रहा होगा। समा इनकी मृत्यु हो गई होगी, या ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। हैदराबाद की राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों, आप ये याद करें। निजाम उल मुल्क आसफ जाह, ये बड़ा नाम है दोस्तों, है ना। ठीक है, मुगल बादशाह फर्रुख सियार की दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था दोस्तों। ये मुगल शासक जो फर्रुख सियार था, उसके दरबार का एक शक्तिशाली शासक, मतलब सदस्य था दोस्तों, शासक नहीं। ठीक है, उस फर्रुख सियार के द्वारा नियुक्त किया गया था ये, कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक है, और उसने कहा था हैदराबाद की स्थापना करो। हैदराबाद को उसने बसाया होगा, हैदराबाद की स्थापना की होगी। और हैदराबाद से टैक्स कर वसूलता होगा, धन दौलत लेकर वो केंद्र में देता होगा। फिर उसने स्वतंत्र घोषित कर दिया खुद को। ये बातें नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी। ठीक है, और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। ठीक है, इसको जो ये था, इसको क्या नाम था इसको, तो निजाम उल मुल्क आसफ जाह, इसको पहले किया गया था। तो पहले इसको अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी दोस्तों, है ना। उसके बाद इसको दक्कन में भेज दिया गया, दक्कन का कार्यभार दे दिया है। ठीक है, दक्कन यानी हैदराबाद, है ना। आगे कह रहे हैं कि 1720 से 1722 के मध्य ही दक्कन प्रांत का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण था दोस्तों। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबारों में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन बैठा। ठीक है दोस्तों, तो वही मैंने बताया कि वो फर्रुख सियार के द्वारा नियुक्त किया गया था वहाँ। ठीक है, धीरे धीरे उसने देखा फर्रुख सियार की हत्या हो गई है, अंधा कर दिया गया है, या उन मुगल सत्ता कमजोर पड़ने लगी है, ऐसी मतलब जो रीजंस हुए थे। तो उसने वो यहाँ का मतलब जो देखा माहौल, उसने सत्ता हत्या ली। ठीक है, और वास्तविक वहाँ का हैदराबाद का वास्तविक संस्थापक बन बैठा, शासक बन बैठा। ठीक है, संस्थापक नहीं, शासक। ठीक है, संस्थापक तो वो था ही, जैसे उसने बसाया ही था। ठीक है,
तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि जी आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तर भारत में से लाया था। जो आसफ जाह था दोस्तों, वो अपने लिए जो सैनिक थे दोस्तों और प्रशासक थे दोस्तों, वो कहाँ से लाया था? तो उत्तर भारत से, यानी दिल्ली वाले क्षेत्र से दोस्तों, है ना। उसने मतलब उन्हें नियुक्त कर किया था दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं कि और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे दोस्तों। जैसे कि कहते हैं कि कोई शासक है, मतलब सूबे मतलब जो बड़ा, तो वो वहाँ जो नो मतलब उनके कर्मचारियों को लेकर जाएगा उत्तर से दक्षिण में, ठीक है दोस्तों। तो वो दक्षिण में जाकर नई जमीन देखेंगी, नया माहौल देखेंगी, नए लोगों पर शासन करेंगी, नए लोगों से कर वसूलेंगी, है ना। तो आसफ जाह कब तक मतलब वो करेगा? वो गद्दी पर बैठा हुक्म देगा ना। तो उसके द्वारा जो सैनिक थे, प्रशासक थे दोस्तों, वो इस नए क्षेत्र में आकर खुश, बहुत ही प्रसन्न थे दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं, उनके मनसबदार नियुक्त किए उसने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान की। उसने फर्रुख आसफ जाह ने मनसबदार नियुक्त कर दिए और उन्हें जागीरें दे दी कि इन क्षेत्रों से तुम वसूलोगे, इन क्षेत्रों से आप तुम वसूलोगे, है ना। ऐसे मतलब बोला होगा, है ना। हमें जितना भी वसूल हो हमें देना है, ठीक है, और बाकी थोड़ा बहुत तुम भी रखना, ऐसा बोला होगा, है ना। आगे कह रहे हैं, हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था। यानी कि कह रहे हैं कि मुगल सम्राट का सेवक के रूप में ही कार्य कर रहा था दोस्तों। अभी इतनी जल्दी उसने पूरी तरह से स्वतंत्र मतलब खुद को नहीं माना, ठीक है, घोषित नहीं किया। आगे कह रहे हैं कि फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। मतलब देखिए क्या किस तरह से उसने अपने मतलब दिमाग का यूज़ किया। पूरी तरह से वो स्वतंत्र भी नहीं था और पूरी तरह से मतलब उसका गुलाम भी नहीं था दोस्तों, मुगल का, ठीक है, फारूक सियार का। आगे कह रहे हैं कि कहा थे ना, तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और ना ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी दोस्तों। वही बात है, जब उसे पता है कि हम अच्छे से शासन कर रहे हैं, हमें दिल्ली में क्या मतलब ऑर्डर लेना, क्या देना, ठीक है। और दिल्ली वाली जानते थे जो केंद्र की सत्ता थी दोस्तों, कि वो सब अपने हिसाब से कर रहा है, अच्छा करने दो। अधिक हस्तक्षेप करेंगे तो कहीं विद्रोह ना कर दे, है ना। ये भी होता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करती थी दोस्तों, कर दिया करते थे दोस्तों, है ना। तो वही है, उसने देखा कि भाई मैंने ये नियम बनाया है, जाकर दिल्ली में ऑर्डर पास करवा दो। थोड़ा मतलब मन रखने के लिए ऐसा ही हो सकता है। बोलते ठीक है, ठीक है, करते रहो, अपने जैसा करना है आपको। आज के दौर में जैसा होता है, वैसे मान सकते हैं। जैसे कोई पुत्र है, कोई पिता की बात कम मानता है या यूँ कहीं नहीं मानता, तो पिता बोलता है ठीक ठीक अच्छी, मतलब फिर भी वो पूछता है पिता से, कोई पापा मैं ऐसा काम कर लूँ, बोले हाँ हाँ कर ले, मुझे मालूम है तो करे, बात तो मानेगा नहीं, या पहले से ही समझदार है तो ठीक है चल कर ले, अपने हिसाब से अच्छा ही करेगा। ऐसा सब कुछ चल रहा था, है ना। आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर, हैदराबाद जो राज्य था दोस्तों, पश्चिम की ओर मराठा के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध में सदा संलग्न रहता था दोस्तों। जो हैदराबाद था दोस्तों, पश्चिम क्षेत्र जो था उस हैदराबाद का, वो मराठाओं से युद्ध करता था, ठीक है। मराठाओं के द्वारा विद्रोह होते थे या युद्ध होते थे, ठीक है। और पठारी क्षेत्र जो दोस्तों, और भी जो दक्षिण का क्षेत्र था दोस्तों, वहाँ तेलुगु सेना नायक विद्रोह या आंदोलन, या यूं कहें कि युद्ध करते थे दोस्तों, है ना। विद्रोह तो नहीं, आंदोलन या युद्ध वो नहीं कह सकते, विद्रोह युद्ध ही करते होंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था दोस्तों। तो वो कह रहे हैं इसमें कि जो निजाम उल मुल्क आसफ जाह था दोस्तों, ये कोरोमंडल तट को मतलब जीतना चाहता था, या यूं कह सकते हैं कि इसकी जीतने की बहुत लालसा थी दोस्तों, क्योंकि यहाँ वस्त्र उद्योग बहुत ही संपन्न थी दोस्तों, है ना। और भी वजह हो सकती हैं, मछली पालन है, और मतलब उपजाऊ क्षेत्र हो सकते हैं, है ना। तो ये भी।
आगे कह रहे हैं कि पर उसकी इस महत्वाकांक्षा पर उसे उस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लगी हुई थी दोस्तों। जो ब्रिटिश सत्ता थी दोस्तों, ब्रिटिश शासक थी, कोरोमंडल तट पर पैर जमाए बैठी थी दोस्तों। मतलब वो ब्रिटिश लोग वहां पर शासन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि निजाम की फौज के बारे में देखते हैं। तो हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का वर्णन 1790 में इस प्रकार दिखाया गया है। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी थी दोस्तों, हाथियों की सवारी थी। ठीक है दोस्तों। उसके पास कई हजार घुड़सवार रहते थे दोस्तों। आगे कह रहे हैं इस अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपए से ज्यादा है। ये दोस्तों 100 रुपए से ज्यादा वेतन पाती थी दोस्तों, है ना। ये घुड़सवार है, ठीक है दोस्तों। ये पैदल सैनिक वगैरह होते थे उसके पास, तो 100 रुपए से ज्यादा तनख्वाह मिलती थी दोस्तों, है ना। उस समय उनके लिए काफी होगी, है ना। आगे कह रहे हैं अवध को देखते हैं। अवध किस तरह से विकसित था दोस्तों। बुरहान उल मुल्क शहादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था दोस्तों, है ना। ठीक है, सूबेदार। आगे आगे कह रहे हैं मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था दोस्तों। तो दोस्तों मुगल साम्राज्य का जो विघटन हुआ उसके बाद जो राज्य बनी थी दोस्तों, तो अवध था दोस्तों। और अवध काफी संपन्न क्षेत्र था दोस्तों। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण था दोस्तों। ठीक है। आगे कह रहे हैं अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था दोस्तों, वही जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था अवध। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था दोस्तों। तो व्यापार का भी केंद्र था दोस्तों ये अवध। ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है, मैंने देखा शायद कुछ हो। आगे कह रहे हैं कि बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक एवं वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता दाता बन गया। तो दोस्तों बुरहान उल मुल्क ने अवध की जो सूबेदारी थी, फौजदारी थी, दीवानी थी, ये सब अपने हाथों में ले ली। उसने कहा मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, मैं सारे पदों को एक साथ देखूंगा। ठीक है दोस्तों, काफी मतलब चालाक किस्म का होगा। ठीक है, उसे किसी पर भरोसा भी नहीं था, है ना। आगे कह रहे हैं कि और सूबे के राजनीतिक और वित्तीय और सैनिक मामलों का एक मात्र कर्ता दाता बन गया। यानी कितने पदों पर वो मतलब ध्यान देता होगा। आगे कह रहे हैं बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारी, जागीरों और संख्या में अधिकारी यानी जमींदारों जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। दोस्तों देखिए कितना चालाक था। इसने मुगलों के जो केंद्र सत्ता थी दोस्तों उसको कमजोर करने के लिए जो केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए थे जो जागीरदार, उनकी संख्या में कटौती कर दी, है ना। ताकि कम रहेंगी तो कम सूचना पहुंचेगी, है ना, केंद्र में। काफी चतुर था दोस्तों ये भी। ठीक है, कटौती कर दी। उसने जागीरों की आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान और सेवकों की नियुक्ति कर दी। ठीक है दोस्तों, उसने जो कटौती की, जो रिक्त स्थान बचे वहां पे अपनी मतलब ईमानदार मतलब लोगों को रख दिया। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा सभी जिलों की राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। तो दोस्तों कह रहे हैं जो केंद्र द्वारा जो नियुक्त की गई थी उनकी मतलब उन पर फिर से मतलब उनके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनकी द्वारा दोबारा से ऐसे कह सकते हो दोबारा जांच शुरू कर दी। ठीक है, और अपने जो द्वारा नियुक्त की गई थी उसके द्वारा वो मतलब उन पर मतलब काफी विश्वास करता था दोस्तों। ठीक है, तो उनको नियुक्त करना उनका एक उसका एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था दोस्तों, है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि उसने अनेक राजपूत जमींदारों और रोहिलखंड के अफगानों और उपजाऊ कृषि
भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया दोस्तों। देखिए कितना कितना अधिक चालाक है, इसके बारे में तो देखिए इंटरेस्टिंग बात है। उसने अनेक राजपूत जमींदारों और रोहिलखंड के जो अफगान थे दोस्तों, अफगानों की उपजाऊ भूमि को अपने क्षेत्र में मिला लिया। क्यों मिला लिया? कि ये उपजाऊ जमीन है, इसको हम अपने क्षेत्र में लेकर यहाँ से जो भी कुछ प्राप्त होगा हम अपने पास रखेंगे दोस्तों, है ना। तो अधिक लाभ की इच्छा थी दोस्तों उसकी, है ना। आगे कह रहे हैं कि ये है बुरहान और मुल्क। दोस्तों ये शक्ल से कितना चालाक लग रहा है, देखिए दोस्तों, बुरहान और मुल्क, ठीक है। ये कैसी पकड़े हुए तलवार, देखिए तलवार ही है शायद, ठीक है। बड़ी स्टाइल में खड़ा हुआ है ये दोस्तों, ठीक है, आप इसको देख लें। आगे कह रहे हैं कि यहाँ थे हम। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकार और महाजनों पर निर्भर रहता था दोस्तों। जो राज्य था दोस्तों, वो प्राप्त जो वसूली करने के लिए किस पर निर्भर रहता था दोस्तों? तो स्थानीय सेठ, जो सेठ होते हैं छोटे मोटे, मतलब स्थानीय, उनको साहूकार साहूकार होते हैं दोस्तों, है ना, और महाजनों पर निर्भर रहता था दोस्तों, ठीक है। राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आज ठेका होता है, ठेका प्रणाली, जैसे कि बस स्टैंड है, किसी दारू का ठेका है दोस्तों, एक उदाहरण के लिए ले रहे हैं, आप इसको ध्यान न दें। जो ठेके होते हैं ना, इसकी बोली लगती है, जैसे कि भाई इसको मैं ले रहा हूँ 10 लाख रुपए में, या 20 लाख रुपए में, या 50 लाख रुपए में, या 1 करोड़ रुपए में, ऐसी मतलब बोली लगती है। तो बोली लगती थी उस समय कि भाई ये इस क्षेत्र को मैं ले रहा हूँ, इस क्षेत्र पर मैं शासन करूंगा, यहाँ से टैक्स मैं वसूलूंगा, ठीक है, और आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, ठीक है। फिर ऐसा भी होता होगा कि इससे जो वसूली होती है उसका कुछ परसेंट भी उन्हें देना पड़ता होगा, ठीक है, और बाकी अपने पास रखते होंगे। जो फिर हर कोई मतलब ऐसा ही होता है कि मतलब लाभ के लिए करते हैं लोग बाग काम, है ना, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ठेके होती हैं, जैसे दारू की ठेके होती है, बस स्टैंड, साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड, मेले में जो स्टैंड होते हैं उनका ठेका, और भी अन्य प्रकार की ठेके होती है दोस्तों, ठीक है। और कोई कॉन्टैक्ट होते हैं, जो सरकारी कॉन्टैक्ट होते हैं, वो प्राइवेट कॉन्टैक्ट होते हैं, वो तो ये किन्हें मिलता है? जो सबसे अच्छी बोली लगाते हैं, जो सबसे ज़्यादा रकम लगा देते हैं, ठीक है, ऊंची बोली लगाते हैं। आप समझ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि इजारेदार राज्य को यह निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे दोस्तों। तो गारंटी भी लेते थे दोस्तों और वचन भी लेते थे दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि दूसरी ओर इजारेदार को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्रित करने की खासी छूट दे दी गई थी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इनमें मतलब क्या रहता था कि उन्हें मतलब ठेका मिल गया किसी को, अब उन्हें काफ़ी अच्छी छूट मिलती थी कि भाई आप जैसी चाहें वैसी वसूल करें, जितना चाहें उतना वसूल करें दोस्तों। बस हमें नियमित टैक्स मिलता रहे, जो परसेंट मैंने हम मतलब केंद्र ने या उन्हें जो नियुक्त कर रहा है, ठीक है, जो ठेका दे रहा है उसने डिसाइड किया है, ठीक है, वो मिलता रहे। आप समझ चुके हैं क्या इसमें लिखा है, या क्या क्या हम बोलना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि इस परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकार और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक एवं समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के संबंध को प्रभावित करने लगी, ठीक है। जो राज्य और जो साहूकारों के बीच संबंध थे दोस्तों, उनमें मतलब बहुत विशेष रूप से मतलब प्रबंध किया गया और उसमें उसको प्रभावित किया गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा प्रबंध मतलब अच्छी मैनेजमेंट बना दिया था उन्होंने, अच्छी व्यवस्था बना दी थी, ठीक है। और उन्हें ज़्यादा मतलब माथापच्ची नहीं करना पड़ता था दोस्तों, कहीं मतलब ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। उन्हें नियुक्त कर दिया, उन्हें जो अपनी अपनी मतलब वसूल कर रहे हैं और उनका कुछ हिस्सा वो दे रहे हैं, ठीक है। फिक्स हो जाता था कि हमें इतना चाहिए, बाकी आप कितना भी वसूल करें, ठीक है। इससे क्या होता था दोस्तों कि आम जनता भी काफ़ी दुखी होती होगी, है ना। आगे विद्रोह होंगी दोस्तों, इसके बारे में हम आगे पढ़ना है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था दोस्तों, ये नई नीति अपनाई गई थी। अब आते हैं बंगाल में, जो 3 क्षेत्र बताए जा रहे हैं ना बंगाल में। अब बंगाल में देखते हैं
कितने बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है। आप देख रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे इस पर दोस्तों। तो बंगाल में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। जो मुर्शिद कुली खान था दोस्तों, उसके नियंत्रण में, उसके नेतृत्व में बंगाल का शासन था दोस्तों। तो मुगल के नियंत्रण से धीरे धीरे अलग होने लगा, यानी कि मुगलों की सत्ता वहां से कमजोर पड़ने लगी दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं मुर्शिद कुली खान बंगाल की नायक थी दोस्तों। ये बंगाल का नायक था दोस्तों, ये मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायक थे दोस्तों। यानी कि प्रांत के सूबेदार की प्रतिनियुक्ति थी दोस्तों, मतलब जो प्रतिनियुक्ति दोस्तों हुआ करती थी दोस्तों। तो वो आगे कह रहे हैं कि यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने वो अपनी मर्जी से, यानी औपचारिक रूप से या क्या, उसे मान्यता कभी नहीं मिली, या उसने नहीं ली मान्यता, ठीक है। सूबेदार की मान्यता नहीं मिली, औपचारिक रूप से वो कभी नहीं बना सूबेदार, ठीक है। आगे कह रहे हैं उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। मतलब वो औपचारिक रूप से नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन बहुत जल्दी उसने ये पद ग्रहण कर लिया, या यूं कहें उस पद पर, उस पद का दावेदार हो गया या बन गया, ठीक है। जो भी कुछ हो, यहाँ जो कुछ भी लिखा है आप समझ रहे हैं। आगे कह रहे हैं हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य की राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। अन्य हैदराबाद और जो सॉरी अवध और हैदराबाद की तरह उसने भी अपनी जो राज्य प्रशासनिक जो नीतियां थी, जो नियंत्रण करना था, उसने उन्हीं की तरह किया, ठीक है। आगे कह रहे हैं बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल की राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दे दिया। तो उसने सोचा मुगल का जो बंगाल में नियंत्रण है उसको कम करने के लिए कोई तरकीब लगाई जाए। तो उसने राजस्व वसूल करने का जो पैमाना था उसने दोबारा से शुरू किया, ठीक है दोस्तों। मतलब नई नीतियां शुरू कर दी, ऐसी आप समझ सकते हैं। क्या वसूलना है, कब वसूलना है, कैसी वसूलना है, ये सब सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था दोस्तों। जो जमींदार थी दोस्तों, बड़ी कठोरता से उनसे लेता था टैक्स वगैरह, ठीक है। और जो खाद्यान्न वगैरह होते होंगे वो, ठीक है। आगे कह रहे हैं परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ा। तो जो जमींदार थे दोस्तों, जो जमींदार के नीचे कौन हुआ करती थी, तो महाजन और साहूकार, ठीक है दोस्तों, उनसे उधार लेती थी, क्योंकि उन्हें देना है, उसे देना है किसको, तो जो अपने ऊपर वाले को देना है, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान को देना है ना, आप समझ रहे हैं। तो अब वो जो जमींदार होंगे वो बोलेंगे भाई हमसे तुम नीचे हो, हमें दे दो, तुम किसानों से ले लो उधार या जबरदस्ती ले लो, ठीक है। हमें अपने ऊपर वाले को देना है, तो हम अपनी नीचे से वाली से ले रहे हैं, आप अपनी नीचे वाली से लीजिए। ऐसी नीतियां बनती रहती हैं, ये नियम चलते रहते होंगे। आगे कह रहे हैं जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीन बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। जो जमींदार थे दोस्तों, जो मतलब अपनी जमीन का मतलब राजस्व भुगतान नहीं कर पाते थे दोस्तों, तो उन्हें मजबूर होकर अपनी जमीनें बेचनी पड़ती थी, है ना। ये बता रहे हैं बेचनी पड़ेंगी, क्यों भाई नहीं दे पा रहे हो तो जमीन दो अपनी, ऐसा होता था। आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। तो जो जो क्षेत्रीय जमींदार हो गए थे दोस्तों, क्षेत्रीय जमींदार इसलिए क्योंकि उन्होंने मतलब जो कर नहीं चुका पा रहे हैं तो उन्हें अपनी ज़मीन दे दी। और ज़मीन देने का मतलब ये था कि वो मतलब वहाँ पे परिवर्तन होना शुरू हो गया, यानी कि वो बड़ी-बड़ी ज़मींदार मतलब विकसित होने लगी। आगे कह रहे हैं राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासनकाल 1740-1756 में बंगाल में स्पष्ट दिखाई दिया, ठीक है। अलीवर्दी खान जो उसका आगे वाला मतलब उसके नीचे का कोई या कोई उसका उसके द्वारा नियुक्त किया गया या उसका परवर्ती होगा, ठीक है। तो ये उसके बाद आगे देख रहे हैं क्या कह रहे हैं। उसने जो नियम बनाए थे
वो काफ़ी घनिष्ठ हो चुकी थी दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं कि उसके शासन काल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया था। दोस्तों ये जगत सेठ कोई होगा, ठीक है। इसका घराना काफ़ी शक्तिशाली हो गया, यानी ये काफ़ी समृद्ध हो गया था वसूली करते करते, या उसके बाद काफ़ी ज़मीन आ गई होगी, जो टैक्स नहीं दे पाते होंगे उनसे ज़मीन छीन ली गई होगी, ऐसे इस तरह से। ये देखिए अलीवर्दी खान का दरबार, ठीक है। ये अलीवर्दी खान का दरबार है। ये देखिए अलीवर्दी खान है दोस्तों, ठीक है। ये उसके द्वारा नियुक्त किए गए जमींदार, साहूकार, मतलब सूबेदार वगैरह कुछ होंगे, ठीक है। ये उसके 2 बॉडीगार्ड हैं, तभी तो खड़े हुए हैं, ये बैठ ही नहीं रहे हैं। सॉरी। ये देखिए कोई पक्षी बाज ऐसा है, कैसे पकड़े हुए बैठा है। ये दोस्तों अपने चित्र बनवाती थी दोस्तों, ये जो उस समय की चित्रकार थी दोस्तों, उनके द्वारा। आगे कह रहे हैं, यदि हम इन राज्यों की अभिलक्षणों पर भी हंगम दृश्य डालें तो हमें उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। प्रथम पद्धति बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे, जो उन्हें उत्तराधिकारियों में मिली थी। तो दोस्तों कह रहे हैं कि ये वही ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब मुगलों के द्वारा जो नियुक्त किए जाते थे, तो वो भी संदेह की उसमें रहती थी दोस्तों, उन पर भी संदेह किया जाता था, और उनको भी देख रेख के लिए, उनकी भी देख रेख के लिए कोई लगा दिए जाते होंगे, है ना। आगे कह रहे हैं, जो है उत्तराधिकारी में मिले थे। विशेषज्ञ विशेषताएं बे जमींदार जागीरदार व्यवस्था की अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे दोस्तों। वही जैसे उन्होंने किसी को नियुक्त कर दिया, अब उन पर पूरी तरह से विश्वास करना तो एक परेशानी का सबब हो सकता है ना। तो शायद उन पर जासूसी वाला भी मतलब तरीका अपनाते होंगे वो, है ना। आगे कह रहे हैं कि दूसरा उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे दोस्तों। जो वो नियुक्त कर दिए जाते थे दोस्तों, तो उनके द्वारा जो टैक्स वसूल करने का तरीका था, तो मुगलों से अलग था दोस्तों। मुगलों से अलग इसलिए क्योंकि मुगल किसी विशेष तरीके से टैक्स वसूलते थे, और ये इनके नीचे नीचे मतलब क्रम, इनकी एक श्रेणी क्रम की व्यवस्था थी दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और नियम कुछ अलग थे दोस्तों, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों हैदराबाद, अवध एवं बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए थे दोस्तों। ये फर्क था दोस्तों, मुगलों के समय ये नहीं था दोस्तों, है ना। तो ये फर्क आपने देख लिया, ये उस काल के मुगलों के समय और इस समय ये फर्क था, यानी कि ठेका प्रणाली, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि इजारेदार की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई। जो ठेके वाली व्यवस्था थी दोस्तों, ये मुगलों के द्वारा पसंद नहीं की जाती थी। मुगल इसे पसंद नहीं करते थे दोस्तों। मुगलों को ये नापसंद थी, क्या? ठेकेदारी व्यवस्था, यानी कि उन्हें ठेका देना पसंद नहीं था, ठीक है। और मुगलों के बाद ये ठेकेदारी व्यवस्था पूरे भारत में फैल गई। क्यों फैल गई? क्योंकि इन्हें पसंद थी दोस्तों ठेकेदारी, क्योंकि ये बिना टेंशन के अब अपनी गद्दी पर बैठी हुई हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठेका दे दिया है, बाकी सब वो अपना वसूल कर रहे हैं और समय समय पर भेज दे रहे हैं, है ना। ये था। आगे कह रहे हैं कि संपूर्ण भारत में ये व्यवस्था फैल गई थी, तथापि देहात के उनके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी दोस्तों। जो देहात क्षेत्र था दोस्तों, ये मतलब उनकी मतलब पहुंच से थोड़ा दूर, तो वहाँ पर ये मतलब इनमें फर्क था दोस्तों, वहाँ से कुछ विशेषताएं अलग देखने को मिलती हैं। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे दोस्तों। ये दोस्तों ये लगान वसूल करने वाले जो साहूकार और महाजन पर जन थे दोस्तों, महाजन लोग लगाए जो कर वसूलते थे दोस्तों,
कभी कभी ये उधार भी ले लिया करती थी दोस्तों, भाई हमें अपने ऊपर वाले को देना है तो उधार दे दो, बाद में हम मतलब अगली बार तुम में से नहीं वसूलेंगे, है ना। तो ये सिस्टम थी था दोस्तों, है ना। बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेती थी दोस्तों। ये भी हुआ करता था दोस्तों। जो इजारेदारों से जो इजारेदार थे दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं दोबारा दोस्तों, दोबारा अच्छे से देखिए। ये साहूकार, महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देती थी। तो ये जो ठेके वाले लोग थे दोस्तों, जो ठेका मिल गया था दोस्तों इन्हें वसूली करने का, उन्हें पैसा उधार दे देते थे दोस्तों। ठीक है, मतलब एक तरह से व्यवस्थाएं बनाने के लिए उधार लेन देन शुरू हो गया था। और कभी कभी जमीन भी दे दिया करती थी दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता था, जो इजारेदार थे दोस्तों उनके पास ये ज़मीन का ठेका है, मतलब 100 एकड़ ज़मीन है मान के चलिए, तो उनको पास उनके जो साहूकार लोग हैं वो वहाँ से मजदूर उनके अधीन मजदूर हैं, वो खेती बाड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इजारेदार थे तो दोस्तों उनके पास ठेका है 100 एकड़ ज़मीन का, तो वो उस ज़मीन से पैदावार है या उस ज़मीन से जो भी कुछ मिलता है उससे कर वसूलेंगे या खादान वसूलेंगे। अगर जो साहूकार लोग हैं तो वो मान के चलिए नहीं दे पा रहे हैं पैसा, या उनके पास कमी आ गई है इजारेदारों के पास, तो उन्हें उधार भी दे देती थी और बदले में ज़मीन ले लेते थे। भाई तुम्हारी 100 एकड़ में से 10 एकड़ ज़मीन हमें दे दो, हम तुम्हें पैसा पहले से ही दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि लेन देन, उधार लेन देन, ज़मीन का लेन देन, ये सब प्रणाली शुरू हो गई थी। आगे कह रहे हैं कि और उनकी जोतों से अपनी खुद के कालिंदों के जरिए कर वसूल किया करती थी दोस्तों। तो वही है कि इजारेदारों से इजारेदारों को पैसा दे दिया जाता था उधार, जबकि इजारेदार तो ठेके पर काम करती थी, उन्हें ठेका मिला हुआ था। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलिए 10 एकड़ उन्होंने ज़मीन ले ली, अब 90 एकड़ बची, तो 90 एकड़ में जो होगा उसका उनके पास ठेका है, उससे जो मिलेगा वो मिलेगा, और बाकी उनके पास किसके पास, तो साहूकार और जमींदारों के पास आ गई, महाजनों के पास आ गई। ठीक है, तो ये हुआ। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ़ साहूकारों और महाजनपदों की नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई। तो धीरे धीरे 90 से फिर उन्होंने 50 एकड़ जमीन ले ली, है ना, और इजारेदारों के पास 50 एकड़ बची। ऐसे मतलब धीरे धीरे इजारेदार भी मतलब गरीब होते जाएंगे और ये साहूकार और महाजन अमीर होते जाएंगे। ठीक है, और जो बेचारा किसान था दोस्तों, जो जिसमें मजदूरी करने वाले थे, वो बेचारे लगे हुए हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। धीरे धीरे वो भी आंदोलन करेंगे, फिर उनके पास भी जमीन आएंगी। इसी क्रम में धीरे धीरे आज के दौर में जो हमारे देश में जो जमींदार हैं ना, जिन पर 50-50, 100-100 बीघा जमीन है, वो उसी के द्वारा माध्यम से धीरे धीरे जो पैदा हुए, मतलब वो धीरे धीरे मजदूर के मेहनत मजदूरी करने वाले किसान थे, वो आज के दौर में बड़े जमींदार बने हुए हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने काफ़ी दर्द झेला है दोस्तों, ये तो बात माननी पड़ेगी। आगे कह रहे हैं राजपूतों की वतन जागीरें, ये राजपूतों की वतन जागीरों के बारे में देखते हैं। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के घराने, मुगल व्यवस्था से विशिष्टता के साथ सेवारत रहते थे दोस्तों। जो राजपूत थे दोस्तों, मुगलों के अधीन थे दोस्तों, मुगलों की सत्ता में मतलब सेवा करते थे दोस्तों, मुगलों की सेवा में लगे हुए थे दोस्तों, है ना, ऐसे समझ सकते हैं। आगे कह रहे हैं बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी दोस्तों। मुगलों की सेवा कर रहे थे दोस्तों ये राजपूत जो थे दोस्तों, और उसके बदले दोस्तों मुगलों ने उनकी ज़मीन और उनकी वतन, उनके क्षेत्र पर पूरा शासन करने के लिए खुली छूट दे चुके थे दोस्तों, है ना। मुगलों ने कहा हम आपकी ज़मीन जायदादों पर मतलब कोई मतलब नज़र नहीं रखेंगे, बस आप हमारी सेवा करते रहिए दोस्तों, है ना, इस तरह से सेवा में लगी रही। आगे कह रहे हैं कि अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। किसने, तो राजपूतों ने। ठीक है, राजपूत घरानों ने। ठीक है,
अपने आसपास के क्षेत्र को, ठीक है, मतलब हथियाना, जीतना या यूं गए उसको नियंत्रण में लेना, ठीक है, शुरू कर दिया। आगे देखेंगे क्या। हाँ, जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा लिया। तो मतलब गुटी राजनीति थी दोस्तों, जो 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 जोधपुर के राजा थे, उन्होंने मतलब यहाँ पे थोड़ा हस्तक्षेप किया या यूं गए उसमें शामिल हो गए, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रभावशाली राजपूत घराने ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों और सूबेदारी का दावा किया। जो राजपूत घराना था दोस्तों, गुजरात और मालवा के क्षेत्र को भी उन्होंने अपना मतलब अपना क्षेत्र मानना शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि ये हमारे अधीन है, ये हमारा क्षेत्र है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर की सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई, दे दी उन्होंने। बोला कि आप हमारी सेवा कर रहे हैं इतने समय से, अब हम हमारे अधीन है इतने समय से, ठीक है। आप हमारी मतलब राजकोष में वृद्धि कर रहे हैं, टैक्स वगैरह वसूल कर रहे हैं, ये सब मतलब जो कुछ भी आप कर रहे हैं हमारे लिए सेवा का कार्य, तो आपको हम ये गुजरात का क्षेत्र दे रहे हैं। किसको? अजीत सिंह को। और अंबर के जो सवाई राजा जय सिंह थे उनको मालवा का क्षेत्र मिल गया, ठीक है दोस्तों। ये दे दिया उन्होंने, खुश होकर दे देते थे। अब आगे कह रहे हैं बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन शासकों के इन पदों का नवीनीकरण कर दिया दोस्तों। क्या किया? नवीनीकरण, यानी कि उन्होंने कुछ बोला कि अब नए तरह से नियम बना रहे हैं, आप इन पर ध्यान दें, ठीक है। क्या नियम बनाए तो देखते हैं। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। किसने? तो दोस्तों ये दिखती है जोधपुर राज घराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। ये दोस्तों जी जो राजपूत घराने थे उन्होंने इन हिस्सों को भी जीतना शुरू कर दिया। आगे कह रहे हैं कि और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर में भी बूंदी की बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। जो अंबर की जो राजा थे उन्होंने राजस्थान का जो कोटा बूंदी क्षेत्र है उसके बड़े हिस्से को अपने क्षेत्र में मिला लिया, है ना। आगे कह रहे हैं सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। तो देखिए दोस्तों, जयपुर के राजा ने, ये सवाई राजा थे, उन्होंने जयपुर में अपनी राजधानी बनाई और आगरा में सूबेदारी ले ली, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू किया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। मराठों का जो रजवाड़ों का जो क्षेत्र था रुक गया, मतलब और नहीं बढ़ पाया। अब देखिए ये क्या है। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटी पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बन गए थे दोस्तों, ठीक है, बने। एक ही बात है। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर नहर हमलों सॉरी इन भव्य संरचनाओं में दोबारा देखते हैं क्या है यार। ये दोस्तों थोड़ा मेरा गला खराब है इसलिए मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ, बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है। व्यापक किलेबंदी के साथ जो व्यापक बड़ी किलेबंदी दोस्तों, उन्होंने जो किले की चोटियों पर किले बनाए थे दोस्तों, उनको बड़ी व्यापक किलेबंदी की उनकी उसके साथ साथ क्या किया, भव्य संरचना में नगर बनाए, महलें, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण, मतलब जो जितनी भी व्यवस्थाएं थी दोस्तों उन्होंने सब की पहाड़ी की चोटियों पर, ठीक है। तभी तो देखते हैं दोस्तों आजकल जो बड़े बड़े किले होते हैं, ठीक है, कहाँ मिलेंगे आपको? तो बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर, ताकि युद्ध के समय सुरक्षित रहें, ठीक है, और इतनी जल्दी दुश्मन के कब्जे में ना आ पाए। हालांकि आने में मतलब कोई वो नहीं लगता, सब जीत ही लिए जाते थे। मतलब दुश्मन अगर ताकतवर होता था तो किसी भी प्रकार से जीत लेता था, ठीक है। आगे कह रहे हैं संरचना और अन्य इमारतें होती थी
चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी यानी कुएं, बावली जैसी कई जल निकाय थे दोस्तों। जो चित्तौड़गढ़ का किला है दोस्तों, काफ़ी प्रसिद्ध है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर तो उसका चित्र नहीं है शायद, हाँ ये है, मैं कहाँ भूल रहा था। ये चित्र 4 ही चित्तौड़गढ़ का किला, ये चित्तौड़गढ़ का किला है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पूरा अच्छे से नहीं दिखाया गया, इसलिए मैं भी नहीं समझ पाया। आगे कह रहे हैं कि जयपुर के राजा जय सिंह 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का वर्णन, 1732 में राजा जय सिंह के बारे में लिखा गया है कुछ लेख, उसको वो देखते हैं। राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5-6 वर्ष के लिए मालवा के। उसके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था दोस्तों, ठीक है। जय सिंह का दोस्तों, जय सिंह आप दोस्तों बता दें इतिहास में, मैं किसी राजा की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जय सिंह ने ही हमारे देश में एक अंग्रेजों का शासन करने के लिए मतलब अंग्रेजों की गुलामी कह सकती हैं आप। जय सिंह ने अंग्रेजों की गुलामी की, इसी वजह से हमारी बहुत ही वीर योद्धा मारे गए दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा। वरना ये जय सिंह जैसे राजा ना होते तो आज हमारे वीर योद्धा जो राजा थे वो इस तरह से अंग्रेजों से नहीं मारी जाती, आज तो नहीं, उस समय, ठीक है। तो जय सिंह दोस्तों आप कह सकते हैं, जय सिंह का नाम एक जैसे कि क्या कौन सा शब्द यूज किया जाता है, जैसे कि मैं कहते नहीं है कि विश्वासघाती, यानी विश्वासघाती राजा था जय सिंह, जिसने हमारे वीर योद्धाओं के साथ आप देखेंगे तो उनके साथ विश्वासघात किया था। आप किसके साथ किया था, आप ये दोस्तों इसके बहाने आप गूगल पे पढ़ें और हमें बताएं कमेंट में दोस्तों, है ना, ठीक है। तभी तो अंग्रेजों ने इसको इतना बड़ा चित्र दे दिया। आगे कह रहे हैं कि जयपुर में जंतर मंतर, ये जयपुर का जंतर मंतर है दोस्तों। अम्मेर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इस वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। चित्र मेहरगढ़ किला, जोधपुर, ये दोस्तों जोधपुर का किला है दोस्तों, मेहरगढ़ का, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्या है इसमें, ये क्या लिखा है, आजादी हासिल करना, सिख को देखते हैं। अध्याय 4 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गया था दोस्तों। दोस्तों मुझे दवाई खानी थी दोस्तों, तो मैं क्या है अब वीडियो पूरा करने के बाद ही घर जाऊंगा। घर क्या, मैं अपने घर से थोड़ा दूर वीडियो बनाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि घर पर थोड़ा क्लाउड रहता है, इसलिए मैं नहीं बना पाता, इसलिए मैं बाग में बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ दोस्तों। मुझे पढ़ना है, आपको भी वीडियो प्रोवाइड करना है, तो मैं मौसम नहीं दिखता, वक्त नहीं दिखता, जगह नहीं दिखता, और कुछ जो भी समस्याएं होती हैं उनको भी स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं, आपने अध्याय 8 नहीं पढ़ा दोस्तों, तो आप अध्याय प्लेलिस्ट में जाकर अध्याय 8 को देखें, उसके बाद ये देखें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गया था। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना कर दी थी। स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत एवं मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। तो खालसा पंथ की स्थापना करने के बाद उन्होंने किस किस के साथ लड़ाई लड़ी, तो राजपूत के साथ और मुगलों के साथ, ठीक है दोस्तों। 1699 में, ठीक है, 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। तो किसने, गुरु गोविंद ने, ठीक है। आगे देखते हैं 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। तो बंदा बहादुर दोस्तों ये कोई योद्धा थे दोस्तों, पंजाबी योद्धा उन्होंने, ठीक है। आगे कह रहे हैं उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। तो गुरु गोविंद जी और ये गुरु गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के बनाए दोस्तों उन्होंने, की उनके चित्र के सिक्के बनाए और अपने राज्य को मतलब एक
सार्वभौमिक राज्य के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, बंदा बहादुर ने। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उन्हें 1716 में मार दिया गया दोस्तों। कितनी कम समय में उन्हें मतलब मृत्यु का सामना करना पड़ा दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं। जो सिखों की जो संगठन थी दोस्तों, जत्था और मिसलों, इनकी जो संयुक्त सेना होती थी दोस्तों, ये दो ग्रुप थे दोस्तों, संगठन थी दोस्तों, इनकी जो संयुक्त सेना थी दोस्तों, तो इसको दल खालसा कहते थे दोस्तों, है ना। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था दोस्तों। तो ये जो दल खालसा और जो संगठन था दोस्तों, ये कब मिलता था? तो बैसाखी के दिन और दिवाली के दिन, मतलब जो अच्छी बड़ी विशेष पर्व होती है ना, उनके लिए उस समय ये अमृतसर में मिलती थी दोस्तों। ठीक है, इन बैठकों में भी सामूहिक निर्णय लिया करती थी दोस्तों, जिन्हें गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था दोस्तों। गुरुमत्ता यानी गुरु की मति, यानी ठीक है, गुरु के प्रस्ताव। ठीक है, ये निर्णय लेती थी और उसको गुरुमत्ता कहा जाता था। ठीक है, सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था दोस्तों। तो सिखों ने क्या किया, एक नीति बनाई, राखी व्यवस्था। राखी व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया जाता था, तो किसानों से 20% लिया जाता था, जो उन्होंने उपज पैदा की है, जो भी उनको मतलब उनकी जो फसल पैदा हुई है, उनका 20% ले लिया और बदले में वो किसानों को सुरक्षा मुहैया कराते थे मुगलों से या किसी और अन्य शासकों से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कुछ अच्छा चित्र था दोस्तों, हम उसको देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की तलवार। ये दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह की तलवार है दोस्तों। ये नीला कवच है दोस्तों, ये तलवार है दोस्तों, है ना। और ये कौन है, तो ये 10वें गुरु गोविंद सिंह दोस्तों। ठीक है, ये गुरु गोविंद सिंह जी दोस्तों, ये जा रहे हैं घोड़े पर सवार होकर। ये पक्षी है, उनके साथ बाज होगा। ठीक है, ये कुत्ता भी है दोस्तों। कुत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण पशु है दोस्तों इतिहास में। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदार के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विद्रोह कर सका। तो कह रहे हैं कि क्या है कि उन्होंने निर्णय, मतलब उन्होंने बनाए थे जो नियम, तो बता रहे हैं कि अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विद्रोह करने में सफल हो मतलब जो सफल विद्रोह होते हैं ना, उनमें उन्हें विद्रोह करने में सफल हो सका था। ठीक है, तो काफ़ी शक्तिशाली हो चुकी थी। आगे कह रहे हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सर हिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था दोस्तों। तो अहमद शाह दोस्तों जो काफ़ी धन दौलत लूट कर ले गया था दोस्तों भारत से, तो उसने किस क्षेत्र को जीता, तो पंजाब का समृद्ध प्रांत और सर हिंद की सरकार को। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा कर दी। उन्होंने अपना सिक्का चला दिया और बोला कि हमारा जो शासन है काफ़ी विस्तृत क्षेत्र बन चुका है, हम यहाँ के मतलब शासक है, ऐसे मतलब उन्होंने बोला होगा कुछ। ठीक है, सिक्का चला दिया कहने का तात्पर्य ये, और वो सिक्का चलने लगा। यानी कि जैसे कि आज के दौर में जो जिसकी सत्ता होती है उसी का सिक्का चलता है,
तो उन्होंने अपनी मतलब उस मतलब गुरु गोविंद या किसी की चित्र के रूप में सिक्का चलाया, तो वो भी एक शान की बात हो जाती है ना, उनके लिए शान की बात थी, है ना। आगे देखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सिखों पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय से खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। वही बंदा बहादुर जिन्हें मतलब 1716 में मार दिया गया था। तो उनके द्वारा जो आदेश थे दोस्तों सिखों पर वही चल रहे थे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मतलब बदल दी गई होंगी, या हो सकता है कि वही नियम चल रहे हो। ठीक है, सिक्कों पर ये दोस्तों कुछ नियम या कुछ आकृति बनाकर चलाते थे। ठीक है, गुरु गोविंद या गुरु नानक की चित्र बनाकर चलाते थे। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैली थी। जो सिख इलाके थे दोस्तों, सिखों का शासन सिंधु से लेकर यमुना तक फैला हुआ था दोस्तों। काफी लंबे क्षेत्र पर वो शासन कर रहे थे। कौन? सिख लोग, सिख समुदाय। ठीक है, तो काफी वीर योद्धा थे दोस्तों, आप इतिहास में पढ़ेंगे उनके बारे में आगे। यद्यपि वे विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। जो रणजीत सिंह थे दोस्तों, तो उन्होंने 1799 में लाहौर में अपनी राजधानी बनाई और काफी सफल शासक थे दोस्तों वो। ठीक है, आगे कह रहे हैं धूप आ गई यहाँ पे दोस्तों, दूसरी जगह जाता हूँ, थोड़ा खिसकता हूँ छाई में। आगे कह रहे हैं कि मराठाओं के बारे में देखते हैं। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था दोस्तों। जो मराठा राज्य था दोस्तों, एक अन्य शक्तिशाली राज्य था दोस्तों। ठीक है, जो मुगल शासक का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। मुगल शासकों का विरोध करके उत्पन्न हुआ था मराठा शासक। ठीक है, साम्राज्य। शिवाजी 1627 से लेकर 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों एक शक्तिशाली योद्धा परिवार था दोस्तों, जिसे देशमुख कहते हैं। ठीक है, उनकी सहायता से अपनी सत्ता स्थापित की। किसने? तो शिवाजी ने। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बने। ठीक है, तो अत्यंत गतिशील कृषक जो थे, मतलब एक्टिव फार्मर, और पशुचारक जो पशु पालन का कार्य करती थी दोस्तों वो, और मराठाओं, हाँ ये मराठा की सेना में मुख्य भूमिका निभा रहे थे दोस्तों, यानी शिवाजी की सेना में। ठीक है, यानी इन्हीं की जो यही जो कृषक लोग थे और पशुचारक लोग थे, यही शिवाजी की सेना में मतलब सेवा दे रहे थे। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। शिवाजी ने प्रायद्वीपीय में मुगलों को चुनौती देने के लिए एक सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। कह रहे हैं कि जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो एक चित्तपावन ब्राह्मण परिवार था दोस्तों, उनके हाथ में वो सत्ता चली गई। कहाँ की? तो मराठा शक्ति। ठीक है दोस्तों, फिर शिवाजी की मृत्यु के बाद चित्तपावन ब्राह्मण ने मराठा शक्ति को संभाला। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहे हैं कि पुणे मराठा राज्य की राजधानी बना। जो पुणे है आज का, वो मराठा राज्य की राजधानी बना था दोस्तों। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि पेशवाओं की देखरेख में मराठाओं ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया था दोस्तों। पेशवाओं की देखरेख में मराठाओं ने एक सफल और विशेष संगठन स्थापित कर लिया था, उनका विकास कर लिया था। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कब्जों पर हमला कर बोलते थे दोस्तों। देखिए क्या कह रहे हैं, दोबारा देखते हैं। पेशवाओं की देखरेख में मराठाओं ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास किया। उनकी सफलता का यह रहस्य था कि वे मुगलों के किलेबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उसके पास से चुपचाप निकल कर शहरों एवं बम कस्बों पर हमला बोल देते थे दोस्तों।
तो वही है दोस्तों कि मुगलों से मतलब पंगा नहीं लेना और मतलब उसके आसपास के क्षेत्र को जीतना, ये सब उनकी नीतियाँ बनी रही, ठीक है। किनकी? तो पेशवाओं की देख रेख में, ठीक है। मराठा की जो सफल जो नीतियाँ थी दोस्तों, उन्हें सफलता मिली। उसके बाद कह रहे हैं कि उनके पास भी चुपचाप निकल कर, हाँ ये हो गया था, और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेती थी जहाँ रसद पानी और कुमक आने की रास्ते आसानी से रोके जा सके। तो दोस्तों वही मुगलों से वहाँ टक्कर लेती थी जहाँ राशन पानी की व्यवस्था ना हो, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ये देखते हैं ये क्या है। ये शिवाजी का रूप चित्र, शिवाजी हैं ये। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई थी, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाजी से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंड देव के मार्ग निर्देशक में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जाबली पर कब्जे में उन्हें मलावा परा परा पठारों का अविभाजित मुखिया बना दिया गया, जिससे उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त हो गया। बोल रहे वही उन्होंने किस प्रकार विकास किया, उन्होंने किस प्रकार शासन शुरू किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों में उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। बीजापुर में और मुगलों के खिलाफ जो उन्होंने कारनामे की, उन्होंने उस कारनामों से उन्हें और मतलब ख्याति मिली। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे दोस्तों, शिवाजी, ठीक है। गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से भी उन्हें एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। चौथ और सरदेशमुखी जो वसूल करते थे दोस्तों, ये कर का एक रूप था दोस्तों, आप देख लें। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन दोस्तों, ठीक, ये आप ये अध्याय में पढ़ ही रहे हैं हम ये, ठीक है। आगे क्या है, आगे कह रहे हैं कि 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार रहा। 1720 से लेकर 1761, 1600 में बार बार बोल रहा हूँ उसके लिए सॉरी, ठीक है। काफी विस्तार रहा मराठा शासकों का। आगे कह रहे हैं उनसे सन्ने सन्ने और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंची। मराठा शासकों ने काफी अधिक लेकिन धीरे धीरे मुगलों को हानि पहुंचाई। कहने का तात्पर्य ये है कि मराठाओं ने धीरे धीरे और सफलतापूर्वक मुगलों को हानि पहुंचाई और मुगलों को शिकस्त दी, ठीक है। ये मतलब समझ चुके आप। आगे कह रहे हैं कि 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिया गया। 1720 तक मालवा और गुजरात का क्षेत्र मुगलों से छीन लिया गया। और आगे कह रहे हैं कि 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप की आधिपत्य के रूप में मान्यता मिल गई। जो दक्कन का पूरा क्षेत्र था उन्होंने अपने क्षेत्र में मिला लिया, ठीक है, 1730 तक। आगे कह रहे हैं कि और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। तो जो मराठा थे दोस्तों, शिवाजी थे दोस्तों, ये क्या मतलब कौन से टैक्स वसूला करते थे दोस्तों? चौथ और सरदेशमुखी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बन जाता है कि चौथ और सरदेशमुखी किसके द्वारा वसूला जाने वाला कर है, तो ये कुछ तरह से बनते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमा तेजी से बढ़ी। तो 1737 में दिल्ली पर धावा बोल दिया किसने? तो मराठाओं ने, और वहां उनकी सत्ता बढ़ गई, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तथा तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। दोस्तों देखिए कितना विशाल क्षेत्र मराठाओं ने जीत लिया था दोस्तों। इतिहास में काफी प्रसिद्ध रही है मराठा, ठीक है। उड़ीसा, बंगाल तक, ठीक है, इन क्षेत्र फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभु सत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उन्हें भेंट की रकम ली जाने लगी। मतलब वो वैसे औपचारिक रूप से वैसे मान्यता नहीं मिली उन्हें कि हम मराठाओं की सत्ता है यहाँ पर, लेकिन वहाँ से कर वसूला जाने लगा, मतलब कर वहाँ पे वहाँ से मिलने लगा मराठाओं को, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि मराठा के सैन्य अभियानों के कारण
अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। मराठा जो सैन्य अभियान करती थी दोस्तों, उसी की वजह से जो अन्य शासक थे दोस्तों मराठाओं के खिलाफ हो गए, क्योंकि डरने लगी या कुछ और वजह होनी होंगी। ठीक है, तो खिलाफ होने लगी। परिणाम स्वरूप मराठाओं को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। यानी कि उन्हें मतलब सहायता नहीं दी गई अन्य शासकों द्वारा। अन्यथा सहायता दी जाती तो अन्य शासक की सहायता पाकर पानीपत की तीसरी लड़ाई जीत जाती मराठा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठाओं ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो मराठाओं का शासन सुरक्षित हो जाता था। तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। तो कह रहे हैं कि दोस्तों मराठा किस प्रकार शासन करती थी, तो इस तरह से कि किसी क्षेत्र को उन्होंने जीत लिया, तो अगर देख लिया उन्होंने कि अब यहाँ पे हमारा शासन चल सकता है, तो धीरे धीरे फिर वो वहाँ से कर वसूल करना शुरू कर देती थी। धीरे धीरे राजस्व वसूल शुरू कर देते थे, है ना। ये सब उनकी तकनीक थी दोस्तों, उनकी नीतियाँ थी दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं कि कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। जो कृषि को दोस्तों, कृषि करने में मतलब जो भी अच्छी नीतियाँ थी दोस्तों वो बनाई, और उनको मतलब कृषि को मतलब प्रोत्साहित किया दोस्तों। ठीक है, और व्यापार में भी बढ़ावा शुरू किया दोस्तों, यानी व्यापार को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, आप समझ गए। आगे क्या कह रहे हैं, इसमें सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले और मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। देखिए ये कौन कौन सी शक्तियाँ फिर आई दोस्तों, तो सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले और मराठा शक्तियाँ आनी शुरू हो गई। ठीक है, और इन्हें सैनिक भी मिलने लगी। आगे कह रहे हैं 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। तो कह रहे हैं कि मराठाओं की जो अभियान थी दोस्तों, उन्होंने उसके आसपास के जो क्षेत्र थे दोस्तों, समृद्ध क्षेत्र, उनको हानि नहीं पहुंचाई, और वहाँ से कर वसूलना उनका जारी रहा। ठीक है, आगे कह रहे हैं उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, उज्जैन में किसका संरक्षण मतलब शासक था दोस्तों, या कौन संरक्षक था दोस्तों उज्जैन का, तो जो सिंधिया थे दोस्तों, आज भी हैं। ठीक है, सिंधिया शासन आज भी कर रहे हैं। ठीक है, और इंदौर में होलकर, ये भी आज भी लगभग कर ही रहे हैं। ठीक है, उनके वंशज कुछ बचे हुए हैं दोस्तों, तो वो कर रहे हैं, थोड़ा मतलब धन संपदा तो होगी उन पर। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे, और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य कर रहे थे दोस्तों। ये काफी विशाल क्षेत्र थे और सांस्कृतिक और वाणिज्य के क्षेत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे दोस्तों, है ना। कौन, तो उज्जैन और भोपाल। ठीक है, ये देखिए इंदौर, सॉरी होलकर जो इंदौर था दोस्तों, मैंने भोपाल बाय मिस्टेक बोल दिया, सॉरी। उज्जैन और ये इंदौर, ठीक है, वाणिज्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन आज भी देखिए काफी महत्वपूर्ण केंद्र है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठाओं की राजधानी पुणे में नया बाजार मिल गया। ठीक है, बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपनी वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को, अपने पूर्वी इलाके पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया। तो दोस्तों ये है कि मतलब इन का प्रभाव ये रहा कि दोस्तों ये वाणिज्य और व्यापारिक और सांस्कृतिक जो केंद्र थे दोस्तों, इनमें मतलब काफ़ी हस्तक्षेप शुरू कर दिया मराठाओं ने, और होलकरों ने, और सिंधियाओं ने। ठीक है, और ये जो केंद्र थे दोस्तों व्यापारिक, तो ये केंद्र एक दूसरे के संपर्क में आने लगी। ठीक है, तो सूरत, आगरा, बुरहानपुर, नागपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, ये सारी मतलब एक दूसरे से जुड़ चुकी थी दोस्तों, ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक है, ना कि किसी के विशेष रूप से प्रभाव में रहे। ठीक है,
एक दूसरे से जुड़ गए और एक दूसरे क्षेत्र से व्यापार शुरू हो गया, ठीक है। और व्यापार होगा तो क्या होगा, तो जो व्यापार हो रहा है तो वहाँ जो शासन कर रहा है उसको अधिक से अधिक लाभ होगा, है ना। आगे देखते हैं, जाटों को पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कुछ छूटा तो नहीं है, ये देखिए ये छूटा था। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बाजीराव विश्वनाथ के पुत्र थे, ठीक है। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है, तथापि मालवा बुंदेलखंड गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए भी जाने जाते हैं। तो कौन, तो बाजीराव प्रथम, ठीक है। आगे देखते हैं, जाटों को पढ़ते हैं दोस्तों। जाट अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए भी आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए। कौन, तो जाट, ठीक है दोस्तों। इन्होंने भी काफी क्षेत्र को जीता और काफी मतलब क्षेत्र पर शासन किया। तो देखिए क्या किया, तो अपने जो चूड़ामल के नेतृत्व में दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र को उन्होंने अपने नियंत्रण में रखा, ठीक है। 1680 के दशक में आते आते उन्होंने दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों को जीत लिया, ठीक है। और आगे कह रहे हैं, आगरा शहर की भी अभिरक्षक भी बन गए, आगरा की मतलब एक संरक्षक के रूप में भी बन गए, ठीक है दोस्तों। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं चली ये। आगे कह रहे हैं, जाट समृद्ध कृषक थे दोस्तों। जो जाट लोग थे दोस्तों, कृषक थे दोस्तों, मतलब धनी कृषक थे, हैं। और उनकी प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ और जैसी महत्वपूर्ण शहर थे दोस्तों, व्यापारिक केंद्र बन गए। आगे कह रहे हैं, सूरजमल की राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। सूरजमल की राज्य में भरतपुर जो जाटों का क्षेत्र था दोस्तों। जाट कहाँ मिलेंगे दोस्तों, तो आप देखिए राजस्थान और ये कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का है, हरियाणा पंजाब का भी ये कुछ हिस्सा है, ठीक है। ये ठीक है। आगे कह रहे हैं कि शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, ठीक है, सॉरी उभरे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। आगे कह रहे हैं, 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उन्हें उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। तो भरतपुर में शरण इसलिए की क्योंकि भरतपुर में जाटों का शासन था और जाट काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे दोस्तों। ठीक है, हो गए थे या हो थे दोस्तों, एक ही बात है। आगे कह रहे हैं, नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 3000 सैनिक थी। उसने 30,000 सैनिक थे दोस्तों, बाई मिस्टेक 3 बोल दिया। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए और इन सब के बलबूते पर मुगलों से लड़ा। तो दोस्तों ये नादिर शाह का जो पुत्र था दोस्तों, इसके पास 30,000 सैनिक थी दोस्तों। और 30,000 सैनिक के लेने के बाद उसकी खुद की थी, और 20,000 उसने मराठाओं से लिए, 15,000 सिखों से लिए, और फिर उसके साथ वो मुगलों से लड़ा, ठीक है, मुगलों को हराने की कोशिश में, ठीक है। आगे देखते हैं, जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली से बनाया गया है या था, एक ही बात है, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैली का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया था दोस्तों। किसने, तो जाटों ने, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि भरतपुर का कुछ अलग था दोस्तों, है ना, काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली का बना हुआ था, ठीक है। आगे कह रहे हैं, शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, शाही वास्तुकला जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी दोस्तों। जो दीग की इमारतें तो दोस्तों इसी नमूने पर बनाई गई थी दोस्तों, ठीक है, शाहजहां की मतलब नमूने के आधार पर, ठीक है। और ये क्या है इधर, जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756-1763 के दौरान भरतपुर की जाट राज्य को आधुनिक भारत राजस्थान में
संगठित किया। सूरजमल की राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे दोस्तों। ठीक है, ये क्षेत्र मैं उत्तर प्रदेश कहना भूल गया था। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए जिन्हें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला है दोस्तों, सूरजमल ने ही बनवाया है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक है। तो सूरजमल ने जो किला बनवाया है लोहागढ़ का किला, तो इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण किला है जो भरतपुर में है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये चित्र है 18वीं शताब्दी का दीघ का राजमहल, समूह इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन। ठीक है, भवन की बांग्ला गुम्मद पर गौर करें। ये बांग्ला गुम्मद है दोस्तों, ये गुम्मद, इस पर गौर करने के लिए बोल रहे हैं, कितना बेहतरीन गुम्मद बना हुआ है। ठीक है, ये बंगाल की कुछ कला से लिया गया होगा, इसलिए बांग्ला गुम्मद बोल रहे हैं इसे। अब देखिए दोस्तों, ये अन्यत्र में ये देखिए अन्यत्र है, इसमें हमें पढ़ना है फ्रांसीसी क्रांति। ये भी उसी समय चल रही थी दोस्तों, 1700 के बीच में। ठीक है, 18वीं फ्रांसीसी क्रांति 1789 1794 ये चली। ठीक है, 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों की कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिम दुनिया में 18वीं शताब्दी की आखिरी दशक तक बनी हुई थी दोस्तों। ठीक है, अमेरिकी 1776, 1781 और फ्रांसीसी क्रांति ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। ठीक है दोस्तों, तो जो कह रहे हैं कि जो जिस समय हमारे भारत में सरकारी हिस्सों में आम लोग हिस्सा नहीं ले पा रही थी, उस समय अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति में अभिजात वर्गों ने राजनीतिक और सामाजिक और प्राधिकरणों के क्षेत्र में जो अधिकार होती हैं उनके लिए अभिजात वर्ग मतलब संघर्ष कर रहा था। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि अभिजात वर्ग दोस्तों जो किसान है, मजदूर वर्ग है, ये इनके बारे में बात कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजातों की विशेषाधिकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो कह रहे हैं कि जिस समय हमारे देश में ये अधिकार नहीं थे कि मजदूरों हैं और किसानों और शिल्पकारों के पास, उस समय फ्रांस अमेरिका में ये आंदोलन कर रहे थे। तो किस समय में कैसे आप देख सकते हैं उसी समय कितना उधर विकास हो चुका था, मतलब लोग कितने आगे आ चुके थे अपने अधिकारों की मतलब लिए, है ना। आगे कह रहे हैं कि उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए दोस्तों। ये उस समय की मजदूर वर्ग और किसान और जो शिल्पकारी लोग थे दोस्तों, मतलब निम्न वर्ग कह सकते हैं, वो काफ़ी विकसित हो चुका था और वो अपने अधिकारों की मांग करने लगा था। ठीक है, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता की सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। मतलब जो पश्चिम की जो दार्शनिक थे दोस्तों, यानी कि उस समय बता रहे हैं कि फ्रांसीसी दार्शनिक थे दोस्तों, उन्होंने लोगों को मतलब मोटिवेट किया, लोगों को मतलब जोश से भरा, लोगों में आंदोलन करने की शक्ति, जुनून पैदा किया। और उन्होंने कहा कि सरकार में लोगों द्वारा सरकार बननी चाहिए, लोग सरकार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लोगों के द्वारा ही सरकार बनती है। ये मतलब उन्होंने बातें की। ठीक है, मतलब अपने विचार दिए। ठीक है, सत्ता में लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, और सभी को अधिकार मिलने चाहिए, मतलब ऐसी बातें की। तो आगे देखेंगे ये सब क्या क्या किसने मतलब किस विद्वान ने, किस दार्शनिक ने क्या विचार दिए थे, ये हमें आगे पढ़ने को मिलेगा दोस्तों।
बस बनी रही हमारे चैनल पर और ये वीडियो लगातार देखिए दोस्तों, क्रम से देखिए। ठीक है, आगे देखती क्या कह रहे हैं कि माननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं और नागरिकों में बदलना बदल डाला, नागरिकों में बदलाव शुरू किए, मतलब नागरिकों के विचारों में और सोच में बदलाव किया। ठीक है, आगे कह रहे हैं नागरिक राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी। तो दोस्तों मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 19वीं शताब्दी आते आते भारत में भी ये पश्चिमी विचार आने लगे और हमारे यहाँ भी आंदोलन होना शुरू हुए। ठीक है, बस यही है, पश्चिम का प्रभाव हमारे देश पर किस प्रकार पड़ा ये बता रहे हैं। ठीक है, अधिकार के लिए हम लोग भी जागृत हुए, हम लोगों ने भी मतलब कल्पना की कि हमें अधिकार मिलने चाहिए, मतलब वहाँ से विचारधाराएं आई किसके द्वारा, तो लेखों के द्वारा, लोग वहाँ जा रहे थे आ रहे थे इस तरह से, है ना। तो ये यानी कि आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि किस तरह से फ्रांसीसी लोगों ने हमारे देश में आंदोलन करने के लिए किस तरह से मदद की है, आप देखेंगे क्योंकि फ्रांस ब्रिटेन के अगेंस्ट था दोस्तों, और ब्रिटेन हमारे देश पर शासन कर रहा था, तो ब्रिटेन और जर्मन तो हमारे देश में मदद कर रही थी। यानी कि हमारे देश की देशवासी ब्रिटेन और फ्रांस जाकर वहाँ से सीख रही थी, विचार नए नए सीख रही थी, है ना, और नए नए विचारों को ला रही थी। ठीक है, इस तरह से हमारे देश में भी आंदोलन शुरू हुए। ठीक है, तो दोस्तों आगे यहाँ कुछ नहीं है, ये कक्षा 6 की छात्रों के लिए, उनकी कक्षा 7 की छात्रों के लिए महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, क्वेश्चंस वगैरह हैं, जोड़ियाँ मिलाना है। ठीक है, ये दोस्तों ये कुछ बीज शब्द हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। इन्हें आप यूट्यूब गूगल से सर्च करके अपनी नोटबुक में लिखें या याद कर लें। ठीक है, तो बीज शब्द क्या है, सूबेदारी, दल खालसा, मिस्त, फौजदारी, इजारादारी, चौथ, सर देशमुखी, ये दोस्तों ये शब्द हैं, इन्हें आप यूट्यूब गूगल से सर्च करके अपनी नोटबुक में लिखें। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। अब ये दोस्तों अंतिम वीडियो था दोस्तों कक्षा 7 का हिस्ट्री का। ठीक है, अब कक्षा 8 की वीडियो हम डालेंगे, उसका पहला वीडियो, उसके बाद पूरी आज 8 की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करेंगे, 9वीं की करेंगे, 10वीं की करेंगे, 11वीं 12वीं ऐसी करेंगे। उसके बाद मतलब चल ही रहा है, हमारे और भी वीडियो चल रहे हैं, जियोग्राफी और साइंस है और पर्यावरण एनवायरनमेंट है, ये सारी वीडियो चल रहे हैं, आप दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर देखें। ठीक है, अभी नहीं बना पा रहे हैं तो समस्या है कि हम मतलब हिस्ट्री कंप्लीट करने की सोच रहे हैं, एक क्रम से चलने की सोच रहे हैं, इसलिए थोड़ा एक दो वीडियो बना रहे हैं, और भी बन रहे हैं, आप टेंशन ना लें, बस बने रहें दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।